नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, आईपीएस आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद एएसआई आत्महत्या कर लेता है, इंजीनियर आईटी इंजीनियर केरल में आत्महत्या कर लेता है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में दलित को मार दिया जाता है, रायबरेली में एक दलित को मार दिया जाता है पीट पीट कर। ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समाज के लिए एक निंदनीय नहीं बल्कि एक काला धब्बा है। आखिर इन घटनाओं से और इन घटनाओं के पीछे क्या राज है? कौन है वो लोग जो इन घटनाओं के पीछे हैं? क्यों ये दलित और ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्यों ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं? क्यों इन्हें बार बार हर बार मारा जा रहा है? क्यों इन्हें बार बार हर बार दबाया जा रहा है? क्यों इन्हें बार बार हर बार किसी न किसी बात के लिए मजबूर किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसमें आरएसएस का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, विपक्ष का क्या रोल है, इस पर भी हम पूरी तरह से आज आपको जानकारी देंगे। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं एक वीडियो से। ये वीडियो है अयोध्या की। अयोध्या में जो ठेली पटरी वाले हैं उनके ऊपर, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके ऊपर नगर निगम की कार्रवाई ऐसी तालिबानी होती है कि जो उनको पकड़कर और उल्टा लटकाकर दीवार पर उन पर डंडे भी बजाए जाते हैं। ये तालिबानी फरमान आखिर किसने दिया? तालिबानी फरमान के पीछे कौन है? कौन है इनके पीछे जो इस तरह की हरकतें करा रहा है इन लोगों से? आप खुद देखिए किस तरह से इन बच्चों, इन गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। क्यों अत्याचार हो रहा है? क्या इन्हें रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें अपने बच्चे पालने का अधिकार नहीं है? अगर इनके पास दुकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास दुकान में माल भरने के लिए पैसे नहीं है, तो ठेली पटरी वाला करे तो क्या करे? जाए तो कहां जाए? क्या आप इसे तालिबानी फरमान मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप खुद सोचिए। आप ये देखिए, जब एक गरीब कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है तो उसे इस तरह से लट पड़ते हैं, उल्टा लटका दिया जाता है। और अगर गरीब काम नहीं करेगा तो वो चोरी चकारी में जाएगा तो उसे एनकाउंटर का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बच्चे अनाथ हो सकते हैं। उससे बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए ये लोग अपना ठेली पटरी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तालिबानी फरमान है, तालिबान की वकालत आज भारत सरकार कर रही है, तालिबानी मंत्री को सम्मानित कर रही है। उसी तालिबानी मंत्री ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया। ये तालिबानी फरमान है। कुछ समय पहले योगी जी तालिबानी फरमान पर बड़ा भाषण देते थे। सुन लीजिए क्या बोलते थे योगी जी। लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। सवाल यह है कि वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की तो क्यों की? वाई पूरन कुमार के पीछे क्या, उसके साथ क्या घटना घटी, वो सब लोग जान चुके हैं। कौन उसके पीछे था उसको भी जान चुके हैं। 15 अधिकारियों के नाम लिखकर वो आत्महत्या कर लेता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तबादले हो जाते हैं। एफआईआर में उनका नाम तक नहीं दिया जाता। कौन है ये इसके पीछे आखिर? और क्यों कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए? आरएसएस के बैन पर और आरएसएस का ही एक कार्यकर्ता इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं, एक बार आप देखिए। वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। केरल के तिरुवनंतपुरम में संघ से जुड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की। इंजीनियर ने जान देने से पहले एक पोस्ट किया। आरएसएस कैंप्स में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वो जगह है जिसने मुझे जीवन भर का असर माना। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान लेने का फैसला किया। संघ
कि आम जो मुस्लिम है उसको मारो, कांड करो। वास्तव में क्या जो तय हुआ था ट्रेनिंग कैंप में, 2-3 दिन जो ट्रेनिंग हुई थी, रवि देव आता था, राकेश धावड़े, ये लोग मिलके आते थे, सिखाते थे सब कैसे बम बनाना। टाइमर बम था, घड़ी वाला होता है, जो कांटे से घूमकर जोड़ने से ब्लास्ट होता था। हमने ऐसे ही सिखाया जाता था। फिर उसी ढंग से उन्होंने फिर जगह जगह पर उन्होंने कहाँ पर रखना है जहाँ पे मुस्लिम मारे जाए, ऐसा टारगेट उनको दिया गया। अब उन्होंने जाके कांड करवाए। तो मतलब ये जो तो मैंने क्लियर, जैसे एक बार क्लियर मेरे लिए कि ये जो बाद में मालेगांव वाले जो लोग थे और ये लोग ही अलग अलग लोग ये जो पुरोहित वगैरह लोग थे, हाँ, ये ग्रुप और आपका ग्रुप, ये काम की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है वास्तव में। अच्छा, लेकिन है सब एक, सब है, हैंडल करने वाला संघ ही है ना, भाजपा ही है, इंद्रेश कुमार है, मिलिंद पांडे है, रवि देव, राकेश धावड़े, सबके लिंक है ना सभी से, क्योंकि ये काम की सुरक्षा होती है ताकि एक ही आदमी ग्राउंड, ये मोहरे है, प्रज्ञा पुरोहित, राकेश धावड़े, जितने भी आरोपी हैं ये वास्तव में कौन है? ये मोहरे है, ये मरते हैं अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़े टाइम तो बचाएंगे, इनकी सरकार पलट जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अभी इनका आक्रोश बढ़ गया, इसलिए इनको बचाया गया है। अगर नांदेड़ केस में क्यों नहीं सरकार अपील में गए? क्या हुआ कोर्ट में, ये बताइए। नहीं, अभी ये जो अभी निकाल लगा 26/2006 का, तुरंत कोर्ट में गए सरकार। मालेगांव में क्यों नहीं गई? नांदेड़ में क्यों नहीं गई? यानी इसमें स्पष्ट होता है कि भाजपा के लोग न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं। केरला में देश के आईटी प्रोफेसर जो लड़का था उसने सुसाइड कर ली क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उसका बलात्कार किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस को पता है बीजेपी को वोट मिले ना मिले, अंत में वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। और आरएसएस क्या पूरे देश में अपनी शाखाओं में क्या बताता है कि देश के युवाओं का बलात्कार करें, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें, देश के लड़कों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की शिक्षा देता है आरएसएस। शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। पुलिस हमें रोक रही है, ना जाने क्यों रोक रही है, लेकिन हम राहुल जी, जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू टू आनंदू अजी एंड लैक्स ऑफ पीपल लाइक आनंदू अजी। ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। यह आनंदू की मौत पर एक पर्दा है, जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। यह पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हों वो, कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। उधर मीडिया आईपीएस की मौत पर कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया आरएसएस के कार्यकर्ता ने आत्महत्या की, यौन उत्पीड़ित होकर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया क्या दिखा रहा है आपको? बुर्का हटने की पर अखिलेश तिलमिलाए, दिवाली पर पाक पर बम, बीजेपी की लिस्ट आने पर टूटा इंडी गठबंधन, आईपीएस की मौत पर दंगल,
मिस्ट्री का एंगल। बिहार में चुनाव में आ गया बुरका, लालू फैमिली को कोर्ट से झटका, इसमें मोदी शाह की क्या गलती। प्रेमानंद के लिए दुआ, बुरके में रहने दो। कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं। आपने ये खबरें नहीं देखी होंगी कि आईपीएस ने जो आत्महत्या की, उसकी पत्नी ने मंत्री, हरियाणा प्रदेश का एक मंत्री उनसे मिल लाया, उसको भगा दिया, उससे मिलने से इनकार कर दिया। क्या बोली है वो एक बार आप भी सुन लीजिए। आपको ये सब करते, मैंने नहीं करी, नहीं किसी को नहीं, मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी, आप हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। बॉडी हम आपके साथ रहे, बॉडी सरकार जो करना कर ले, भाई पूरन कुमार का कर दोगे जी, सरकार साडा उनकी कर साडा बंदा है, हम तो आपके साथ हैं, हमारे को तो हम तो आपके साथ रहे हैं। तो मैंने मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल करना यार, असि पागल थोड़ी है, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ मीडिया को, मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया है, परिवार के एसएमपी है। एक और पुलिस अधिकारी एएसआई ने आत्महत्या कर ली कल। उसने कहा कि मैं भगत सिंह का अन्यायी हूं, मैं भगत सिंह वाली मौत जीना चाहता हूं। भगत सिंह ने साहब आत्महत्या नहीं की थी, आपने आत्महत्या की है। और इसने आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया, भ्रष्टाचारी होने का। अगर पूरन सिंह भ्रष्टाचारी था तो भैया 10 दिन पहले मर चुका है, 8 दिन पहले, तो तुझे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? तू सबूत देता कि भ्रष्टाचारी था इसलिए आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी पर भी इसने उंगली उठाई कि ये भ्रष्टाचारी थी। आप सुन लीजिए क्या बोला ये। मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। बाल पड़ना तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, और वह कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और फिर जाते जाते मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है।
इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आवती में अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? यो देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नुए इस बात खातर के हम याडा नु करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसकी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कह रही है ये समाज को तोड़ने वाला संगठन है, समाज में वैमनस्यता फैलाता है। हालांकि आरएसएस वाले लोग भी ये बात कहते हैं दबी जबान में कि पहले मुसलमानों को निपटाएंगे, फिर दलित और ओबीसी को निपटाएंगे। परंतु यह नहीं कहता कि किसी संगठन पर बैन लगे, परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि एक संगठन इस देश को कमजोर करे, इस देश में भाईचारा बना रहे। ये हर व्यक्ति की इच्छा है। हमारे सड़े गले जो तंत्र है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। हरियाणा का जो तंत्र है इस समय बिल्कुल सड़ चुका है। भारत का पूरा षड्यंत्र, जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल सड़ चुका है। बदबू आ रही है उसमें से, इतना सड़ चुका है ये जो हमारा वो है तंत्र। इसको कौन सुधारे? कहां से आएगा वो आदमी जो सुधारे? मैं किसी एक व्यक्ति की इसमें बात नहीं कर सकता, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अब कई ऐसे सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा जो हमारे इस सड़े गले और बुसे हुए तंत्र पर अपनी निगाहें डालेंगे और इस तंत्र को सुधारने का प्रयास करेंगे। अधिकारी को बचा रहे हैं, अधिकारी को नेता बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी नायब सिंह सैनी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस पर हरियाणा के एक पत्रकार मनदीप पूनिया ने एक खबर भेजी है, आप ये खबर भी देख लीजिए। पत्रकार मनदीप पुनिया ने पेश किए हैं अपने दोस्त शिवदीप लाठर के जरिए। वो सवाल कुछ इस तरह से हैं जिन पर आपको भी गौर करना चाहिए। पहला सवाल, अगर आईपीएस पूरण कुमार उस एएसआई को प्रताड़ित करता था तो एक सप्ताह पहले पूरण कुमार मर चुके थे, तो संदीप को शांति मिलनी चाहिए थी। दूसरा, अगर पूरण कुमार के भ्रष्टाचार से संदीप तंग था तो उसे पूरण कुमार के मरने से पहले सबूतों सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, जैसे पानीपत के हेड कांस्टेबल सिंघम ने किया था। तीसरा, वो अफसरों के भ्रष्टाचार से परेशान था तो उसे अपने वीडियो में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और बिजरनिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत थी? अपने दुश्मन की मौत से तंग आकर कोई सुसाइड करता है क्या? इसके अलावा क्या उसे स्केप गोट बनाया जा रहा है, यानी बलि का बकरा बनाया जा रहा है? उसे फंसाकर बड़े अफसर खुद ईमानदार साबित होने के चक्कर में तो नहीं है? क्या उसके वीडियो की भाषा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल है? उसकी मौत का जिम्मेदार आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो पुलिस महकमे की भी नहीं है। ना ही उसकी पत्नी ने एक बार भी संदीप लाठर का नाम लेकर कोई आरोप लगाए। फिर संदीप की डेड बॉडी रखकर उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग क्यों की जा रही है? उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग इसलिए तो नहीं की जा रही ताकि दबाव बनाकर पूरण कुमार का अंतिम संस्कार करवाया जा सके। जिस राव इंद्रजीत का नाम लिया जा रहा है वो अभी प्रशासन का बकरा है, कई मामलों में फंसा हुआ है। खुल्लर और कपूर जैसे अफसर उसकी बाहां मरोड़कर बड़े आराम से पूरण कुमार के खिलाफ बयान दिलवा सकते हैं। आप खुद सोचिए, जहां आप परिवार, एक घर की बात सोचिए, आपके घर में अगर रोज झगड़ा हो, मियां बीवी का हो, बाप बेटे का हो या मां बेटी का हो, किसी का भी झगड़ा हो,
कहते हैं उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती है। और जब देश में भाई भाई को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान कराकर या दलित ओबीसी कराकर या स्वर्ण ओबीसी कराकर अगर इस तरह से झगड़े होते रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? क्या इस देश की जो संसाधन है इन पर केवल उन्हीं लोगों का हक है जो आरएसएस और बीजेपी जुड़े हुए? क्या इन जो संसाधन है इन पर किसी का अधिकार नहीं है? आप ये देखिए, पिछले 9-10 साल से जो अमीर था उनकी संपत्ति 72% बढ़ गई और जो गरीब थे उनकी आय दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। परंतु आपको अफीम चटा दी गई है धर्म के नाम की, कि आप इस अफीम को चाट लीजिए और धर्म के नाम पर जय जय श्री राम और जय जय बोलते रहिए जो आपको बोलना है। परंतु मैं एक बात और आज आपको बता देता हूं कि अगर यही हाल रहा, इसी तरह से देश में दलितों पर अत्याचार होते रहे, इंजीनियर आत्महत्या करते रहे, आईपीएस आत्महत्या करते रहे, एएसआई आत्महत्या करते रहे, तो कहां से नया समाज बनाएंगे हम लोग? कहां से आएंगे हमारे पास आईटीए प्रोफेशनल और आईपीएस? जब इस तरह की हरकतें एक बड़ा अधिकारी आत्महत्या करता है तो ये समाज में एक संदेश होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहां है? मैंने पहले कहा, हमारा जो तंत्र है पूरी तरह से सड़ चुका है। इस सड़े हुए तंत्र को बदलेगा कौन? सवाल ये है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।